सेट है, ये भी बताते चलें। ये जो है आपका यूथ का ये आखिरी सेट है और घटना चक्र का आपका कंप्लीट हो चुका है। किरण पब्लिकेशन की जो है प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चल रही है, जिसमें 5 सेट हो गया आज मॉर्निंग में और वो चलती रहेगी और उसी के सीक्वेंस में पीवाईक्यू भी आपका सॉल्व होगा। और बहुत सारे जो है अच्छे-अच्छे जीके के और यूपी जीके के मैराथन वगैरह, करंट अफेयर की क्लासेस वगैरह लगातार चल रही हैं, वो सबका आप लोग लाभ उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है पूछा गया है? न्यूटन, टेस्ला, अर्ग, वेबर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या सही होगा। तो बिल्कुल सही, इसका जो है टेस्ला आंसर होगा। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, प्रतीक टी होता है। टेस्ला का प्रतीक जो है टी है, ये जाने रहिएगा। और नेक्स्ट जो है आवाज़ चेक कर रहे हैं, आवाज़ सही आ रही है। और जो है अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, ये जाने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए यहाँ पे। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो आपके सामने ऑप्शंस है एनीमोमीटर और बेवामीटर, यूडियोमीटर या पिकोनोमीटर। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही है। और बताते चले इसके बारे में कि एनीमोमीटर जो है का प्रयोग वायु वेग के लिए किया जाता है और यूडियोमीटर का प्रयोग गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए किया जाता है और पिक्नोमीटर का जो प्रयोग है द्रव्य घनत्व के लिए किया जाता है और वेवामीटर का प्रयोग जो है मिट्टी या यांत्रिक गुण के लिए किया जाता है, ये जाने रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी पिक्नोमीटर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे पूछा गया। अशोक थे, बिंदुसार थे, बृहद्रथ थे कि पुष्यमित्र शुंग थे। तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक पूछा गया है, तो इसका जो है बृहद्रथ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो थे इसी ने जो है हत्या कर दी थी और 185 ईसा पूर्व की ओर मगध पर शुंग वंश का नींव डाली थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी और उसके बाद जो है इसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी। ये सारे जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये जान लीजिए, ये सब जो है पूछा जाता है क्वेश्चंस जो है, और यहीं पे बच्चे गलती करके चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक याद करिए किससे संबंधित है, पिछले से सेट में याद करा चुके हैं, रटा चुके हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है जैन धर्म, पारसी धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म। तो बिल्कुल सही, त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म संबंधित है। और बता चले त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ भी है और भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के संबंध में किस राजवंश से था? अभी पुरी जी जो है जगन्नाथ जी की यात्रा भी जो चल रही थी कुछ दिन पहले, तो बताइए। और कल यूपी जीके के सेट में भी हम क्वेश्चन ये पूछे थे, तो बच्चे काफ़ी अच्छा आंसर दे रहे थे। तो राष्ट्रकूट, पाल, गंग की कलिंग जो है आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो है गंग वंश होगा। गंग वंश के जो है जो राजवंश जो गंग राजवंश था इसी ने ही पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का जो है कराया था। ठीक है, ये जाने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन। तो आपके सामने सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बताइए जो है। तो देखिए इसमें आपको बताते हैं हम चलें कि जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरीन एकदम बिल्कुल सही है और क्लोरीन आपका सही होगा। और जो इसके बारे में कुछ और तथ्य जान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है और ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक गुण से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। तो CaOCl2 ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जाने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरिंगा गरान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश में। आपके सामने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट करते चलिएगा आंसर इसका, तो इससे आप लोग का तैयार होगा। तो बिल्कुल सही, ये आंध्र प्रदेश में है, ये जाने रहिए। इसके बारे में बता दें कोरिंगा गरान वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह भारत के पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये जाने रहिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि इल्तुतमिश ने। तो आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और देखिए देखने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, आप लोग लाइक भी कर दीजिए वीडियोस, जिससे कहते हैं कि और लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सके, तो आप लोग लाइक करते चलिए। तो 9 का जो है बिल्कुल सही, इल्तुतमिश इनका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका इल्तुतमिश जो है बिल्कुल सही होगा, ये जाने रहिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बारे में बताते हैं कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में सन 1199 में शुरू कराया था, ये जाने रहिए, इसका ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? तो महात्मा गांधी हैं, अरविंद घोष हैं, स्वामी विवेकानंद हैं कि विनोबा भावे हैं। तो आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल विनोबा भावे सही होगा। और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता है। सॉरी, भूदान आंदोलन के अग्रणी विनोबा भावे, भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है, ये जाने रहिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल दिया हुआ है। तो इसका जो है सूर्यसेन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग जो है वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, जो लोग जो है लाइव देख रहे हैं, और आंसर देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिखा किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े थे? ऑप्शन है तबला है, सितार है, बांसुरी है कि शहनाई है। तो इसका बिल्कुल सितार जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। और बताते चलें, अरविंद फरीक का जन्म जो है 19 अक्टूबर 1927 में हुआ था, ये पूछा गया है, और अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अरविंद पारिक सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनिए। इसमें गेंदा है, बेड मॉल्ड है, आलू है और अदरक दिया हुआ है। तो आपको बताना है क्या इसमें सही होने वाला है। तो देखिए जो है 13 का बिल्कुल सही, जिसका आलू आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से केवल आलू जो है पुनरुत्पादक बीज पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो आपके सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? आइरिस, कॉर्निया, फेस की लेंस। तो 14 का बिल्कुल जो है आइरिस पे ये जो है करता है। और इसके बारे में बताते चलें आपको हम कि मनुष्य की आंख का रंग जो है आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, और आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युम्नज, भ्रूण, डिंब की शुक्राणु। तो इसका जो है बिल्कुल सही, युम्न जो है सही है इसका आंसर। और मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपिन नलिका में होती है, और इस क्रिया में फैलोपिन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु में समेकित हो जाता है। ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात डैश के द्वारा अनुमानित किया जाता है? गरीबी सूचकांक लोगों की जनसंख्या के अनुपात, और विश्व मोहन सूचक, और गरीबी रेखा के नीचे। तो आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका बिल्कुल जो है लोगों की संख्या के अनुपात जो है बिल्कुल सही होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO करता है, और निर्धनों की संख्या ज्ञात करने हेतु काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश के कुल निर्धनों तथा कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करके निर्धनता की संख्या का अधिकाधिक गुणांक प्राप्त होता है। जैसे देखिए, संख्या आधारित गुणांक निकालना है तो देश के निर्धनों की संख्या अपॉन देश की कुल जनसंख्या और इंटू 100 हम लोग कर देंगे, मतलब 100 से गुणा कर देंगे। काफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो इथोपिया है, ब्राजील है, क्यूबा है और इंडोनेशिया है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही, कॉफी कहवा एक पेय पदार्थ है जो एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकले हुए बीजों से प्राप्त होता है। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति इथोपिया में हुई है, और ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। चलिए ठीक है, तो इसका जो है 17 का ऑप्शन नंबर इथोपिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखें, नीली क्रांति संबंधित है कृषि से, मत्स्य पालन से, दूध से कि ऊन से? तो 18 का जो है आपका बिल्कुल सही जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, गुलाब क्रांति झींगा उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, और श्वेत क्रांति जो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, लोमांड झील, बुंडे झील और मोरारी झील। आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये जो है इसका बैकाल झील जो है बिल्कुल सही आंसर है। और रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी 1644 मीटर झील है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज है, कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा है, रुकिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया में? तो इसका बिल्कुल सही, अफ्रीका बिल्कुल सही होगा। और अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तर प्रदेश। तो मित्र पर गमछा झाड़ जो है इसका एक फार्मूला होता है जिसपे आप लोग रख के ये निकाल सकते हैं। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश
कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक छोटा सा नोटिस आप लोग को बताते चले कि यूपी कांस्टेबल री एग्जाम की यूपी जीके मैराथन की क्लास जो है एक प्रश्न बहुत अनिवार्य है, आयोग के अनुसार तराशा गया है, जिसकी क्लास कल मैराथन हुई थी और प्लेलिस्ट में पड़ी हुई यूपी जीके वाले में जाके अवश्य देख लीजिएगा। 400 प्लस क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर कि गोमती नदी पर? तो इसका बिल्कुल सही जो है आपका टिहरी बांध भागीरथी नदी पर अवस्थित है और टिहरी बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है और इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दिया हुआ है। इसका बिल्कुल सही नीदरलैंड सही है। बताते चले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियाल इसकी मुद्रा है। आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग पढ़िए क्या होगा इसका सही आंसर। आप लोग जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सऊदी अरब जो है की मुद्रा है रियाल। और बता दें रियाल सऊदी अरब की मुद्रा तथा चीन अन्य देशों की भी मुद्रा रियाल है, जिसका नाम है ईरान, कतर व यमन। ठीक है, 3 अन्य देशों की भी मुद्रा जो है रियाल है। उसमें जो है ईरान, कतर, यमन और आपका सऊदी अरब तो हो ही गया। ये 4 देश हैं जहां पे रियाल चलता है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर और 10 अक्टूबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा एवं लिपि देवनागरी स्वीकृत की गई थी। तो राजभाषा आपकी जो है हिंदी है और अगर लिपि पूछे तो आप जो है देवनागरी लिपि पे टिक करके आएंगे। 26 हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और इंदिरा गांधी। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है। तो इसका जो है ऑप्शन जो है पहली अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 3 बार, 5 बार, 1 बार और 8 बार। तो इसका जो है बिल्कुल सही 1 बार जो है किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया है और वो जो है 42वें संविधान संशोधन। ये भी पूछा जाता है और किस ईयर में, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। ये जाने रहिएगा। और ये जो है तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हैं, हुकुम सिंह हैं, बलिराम भगत हैं और अनंत शयनम अयनंगार्ग है। तो आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर जल्दी बताइए। देखिए वेरी फास्ट मोड में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि समय आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं बचा है। तो इसका जीवी मावलंकर होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। ये जाने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ये जो है बार-बार सेट में पूछा जाता है। तो चलिए बताइए। बुंदेलखंड क्षेत्र के मूल निवासी एक जंगली बिल्ली है। अवध क्षेत्र के उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। लखनऊ क्षेत्र के पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प है कि ब्रज क्षेत्र की पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम पहले बता चुके हैं एक-एक चीज़। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो डैश में है, बिठूर में है, झांसी में है, ललितपुर में है कि उड़ई में है। तो इसका बताना है। इसका बिल्कुल बिठूर में है। और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था। आपके सामने सारे ऑप्शन है। रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र और रानो जी सिंधिया और मोरोपंत पिंगल। तो इसका बिल्कुल सही रानी अहिल्याबाई का सही आंसर होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री राम नरेश यादव, श्री चंद्रभानु गुप्त और डॉक्टर संपूर्णानंद दिया हुआ है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही इसका ऑप्शन नंबर पंडित गोविंद बल्लभ पंत होगा। और देखिए स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 ईस्वी तक थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से 1960 तक उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जो है 19 मार्च 2017 से वर्तमान तक हैं। तो इनका डेट याद रखिएगा 19 मार्च 2017 बिल्कुल याद रखे रहिएगा।
ठीक है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रक प्राधिकारी डैश होते हैं? गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका जो है गृह मंत्रालय होगा। और देखिए, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रक प्राधिकारी गृह मंत्रालय, और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी जो है कार्मिक मंत्रालय होता है। तो जहाँ पे आईपीएस पूछेगा गृह मंत्रालय टिक करेंगे, और जहाँ पे आईएएस पूछेगा वहाँ पे आप कार्मिक मंत्रालय पे टिक करके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना जो है विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व में ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है, तो 23 सितंबर 1887 ईस्वी में हुई थी, और लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ये जाने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 ने किसने जारी की थी? तो विश्व बैंक ने, आईएफएम ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कि नीति आयोग ने? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विश्व बैंक, बताते चले आपको, दिसंबर 2023 में विश्व बैंक ने प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और असम दिया हुआ है। तो इसका जो है तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर होगा। और बता दें, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना की तिरयानी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जाने रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है और कर्नाटक दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा केरल। केरल जो है सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये जाने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे आपको जीके खत्म हुआ, हम हिंदी करेंगे बड़ी फास्ट मोड में। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आ, उ, ए, ओ। इसके बारे में बहुत डिटेल में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम बताते चलें आपको कि आ जो है आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, उ जो है आपका हर्ष स्वर है, और ए जो है आपका संयुक्त स्वर है। ओ जो आपका है वो भी संयुक्त स्वर है। ए जो है आ और ई को मिलके बनता है, और ओ जो है आ और उ को जो है मिलके बनाया जाता है, इसलिए जो है ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। आपके सामने जो है सारा दिया हुआ है, तो बताइए इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और बता देखिए, अनीता के बाद जो है अल्प विराम होगा, मधु के बाद भी, पूनम के बाद जो है अल्प विराम का प्रयोग होगा अपने, और नीरू अपने कार्य में मग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपके सामने ऑप्शन है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, सारा दिया हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपका बिल्कुल सही होगा। राम शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द के किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हरि, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान आदि जो है आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोटिस और आ गया सामने, आपको बताते चले कि यूपी कांस्टेबल री एग्जाम करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, जिसका 3 सेट हो गया है, आज चौथी सेट होगी, जो डेली 4:30 बजे जो है मेरे द्वारा कराई जाती है, जो कि 30 क्वेश्चन होता है। मात्र 10 मिनट के सीरीज में आपको जो 30 प्लस क्वेश्चंस, 40 भी हो जाता है कभी कभी, जो है क्वेश्चंस आपको रटाया जाता है। और ये बिल्कुल जो है उत्तर प्रदेश का है, और आपके एग्जाम आयोग के देखिए 1 वर्ष का संपूर्ण निचोड़ है। विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित ये सीरीज तैयार की गई है, और स्पीडी का भी इसमें अवलोकन करके इसे बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए आप लोग, वेरी फास्ट मोड में आप लोग एकदम आंसर देते चलिए। और जो लोग नए चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की क्रिया विशेषण। तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो है आंसर आपको बताना है। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? परिभाषा तो इतना रटवाएं, देखिए परिभाषा के क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी रहे हैं। इसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द है, जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, ये जाने रहिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सारी की सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। घटा चक्र की टोज सीरीज आपकी ये यूथ की प्रैक्टिस सेट है जो आज खत्म हो रही है, और किरण पब्लिकेशन की 5 सेट करा दी गई।
की छठी सेट कल मॉर्निंग में 9 बजे होगी और करंट की भी हो रही है और साथ में यूपी जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कराया गया है। यूपी जीके की एक मैराथन ऑलरेडी हो चुका है और हिंदी का भी मैराथन जो है संभवतः कल कराया जाएगा 12 बजे। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत, आगामी पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल तुम जो होगा। देखिए, तुम शब्द विशेषण ना होकर सर्वनाम है और हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम है। तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। जबकि काला, शांत एवं आगामी शब्द जो है विशेषण है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा है, संज्ञा है, विशेषण है कि क्रिया है? तो इसका आपको बताना है। बिल्कुल सही, ये क्रियात्मक संज्ञा है। इसके बारे में बताते चलें। क्रियात्मक संज्ञा के से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप से है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है, तो ऐसी क्रिया को क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा हमेशा एक वचन व पुल्लिंग रूप में होती है। उदाहरण जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पर टहलना जो है एक क्रियात्मक संज्ञा है जो वचन जो है पुल्लिंग रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नाप तोल का, क्रिया के स्थान का या क्रिया के रीति का? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रिया के नाप तोल का जो है बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? लेखक लेखिका, चूहा चूहिया, टोकरा टोकरा टोकरी और पतीला पतीली। ठीक है, तो पूछा गया है असंगत युग्म इसमें बताना है आपको, तो इसका जो है टोकरा टोकरी नहीं होता है, ये आपका गलत है। टोकरा और टोकरी होता है, बड़ी का मात्रा होता है, ये जाने रहिए। और बाकी सारा सही है, लेखक लेखिका, चूहा चूहिया और पतीला पतीली बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक, लड़का और पौधा दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही जो है सहायता आपका हमेशा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और जबकि पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है, लड़का का लड़के होता है, पौधा का पौधे होता है, ये जाने रहिएगा। गलती बिल्कुल आप लोग नहीं करेंगे और एग्जाम में ये सब छोटी छोटी गलतियां उसे बचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। माँ ने खाना खा लिया है, ये संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, संभाव्य भूतकाल है। आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सही जो है इसका जो है संदिग्ध ये भूतकाल है। माँ ने खाना खा लिया होगा, होगा यहाँ पे संदिग्ध कंफर्म नहीं है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल है। इसके बारे में काफी डिटेल में पीछे बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दें, संदिग्ध भूतकाल जो है क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध तो हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि माँ ने खाना खा लिया होगा, और उपयुक्त वाक्य में क्रिया के भूतकाल का बोध तो हो रहा है परंतु कार्य के संपन्न होने में संदेह है, इसलिए यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? संयुक्त क्रिया का, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया की अकर्मक क्रिया? तो 49 का आपको बताना है कि इसका बिल्कुल सही जो है आपका ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में काफी डिटेल में आपको हम बता चुके हैं, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। ठीक है, तो देखिए बता दें आपको हम कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, और लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, देखिए लाइक केवल 2 लोग किए हैं, इतने लोग जो है ऑनलाइन देख रहे हैं। कारक चिन्हों के पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य है। मणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक और मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया है, करण कारक। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? कारक चिन्हों की पहचान के दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य कौन सा है, मतलब कि कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल इसमें देखिए ए ही आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे मणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक जो है होगा कारक चिन्हों की दृष्टि से असंगत है, इसमें कर्म कारक होगा। तो ने जो होता है वो कर्म का होता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, देखिए माँ के लिए दवा ले आओ संप्रदान कारक है, सही है। रमेश कमरे में बैठा है, सही है। अधिकरण कारक और मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया गया है, और ये करण कारक है। इसको हम रटवा चुके हैं पूरा फार्मूला के साथ आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होता है? अजान, अजान, अनजान और अजान। तो ये दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही अजान जो है अज्ञान शब्द का तद्भव रूप है, ये जाने रहिए। देखिए अज्ञान का तद्भव अजान होता है, अग्नि का तद्भव आग होता है, धैर्य का तद्भव धीरज होता है, और श्रावण का तद्भव सावन होता है, और क्षार का तद्भव खार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त किया गया है? बताना है आपको। अध है, अधि, आधि है कि अधि है कि अध है? तो इसमें अधि होगा, अधि जो है अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तद्धिति प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, क्रिया प्रत्यय की कृत्यवाच्य तद्धिति प्रत्यय दिया हुआ है। तो इसका जो आपको बताना है कि इसमें राखनहार में कौन से प्रकार का प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो इसमें देखिए राखनहार में आपका जो है कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और कृदंत प्रत्यय होता है क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं तथा इनमें बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वेरी फास्ट मोड में हम लोग।
कर रहे हैं टेस्ट सीरीज को। निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। अत का इति, अवनति का पतन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अनुकूल का प्रतिकूल दिया हुआ है। तो इसका जो है शब्द युग्म असंगत है, तो अवनति का पतन जो है बिल्कुल गलत है। और इसका जो है 54 का ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होगा, क्योंकि देखिए जो है इसका अवनति का उन्नति होता है, ना कि जो है आपका वो होता है पतन होता है। ठीक है, ये जाने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग पढ़िए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, हमको बताइए क्या सही होगा इसका। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द से का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्रुद्ध का पूछा गया है कि विलोम शब्द क्या है, बताना है आपको। तो बिल्कुल सही, देखिए दिया हुआ क्रोधित दिया, शांत दिया, अधिक दिया, अक्षर दिया है। तो क्रुद्ध का जो है बिल्कुल सही आपका, क्रुद्ध का विलोम शब्द शांत होता है, ये जाने रहिए। और क्रोधित का शांत, क्रोधित का भी शांत होता है। अधिक का न्यून होता है। अक्सर का कभी कभी या कभी कभार होता है। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतने लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वीडियोस को लाइक अवश्य कर लीजिए। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन है, चक्रवात है, अनल है और पावश है। आपके सामने जो सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो है पवन है, बिल्कुल सही है। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होता है। देखिए अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होता है। और अनिल का अन्य पर्यायवाची होंगे समीर है, वात है, पौमाल है, समीरण है, प्रवात है, मारुत है। और अनल के पर्यायवाची शब्द होंगे अग्नि, पावक, हुताशन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन और धूमकेतु आदि। जो है ये सारा जो है। चलिए नेक्स्ट का जो है आपका कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए वो जो कर्ता कर्म वाला जो था वहां पे में जो है वो मिसप्रिंट है, ने जो है प्रिंट किया गया है, तो वहां पे में होगा। तो वो जो है वहां पे मिसप्रिंट था जो है ऑप्शन में, तो वो जो है पहला ऑप्शन ही गलत है। वहां पे जो है कर्म कारण का जो है में जो है वो होगा, को होगा वहां पे, सॉरी वहां पे को जो है प्रयोग होगा। चलिए कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पट है, वसन है, धरित्री है और चीर है। 57 का आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है धरित्री जो आपका बिल्कुल सही है। बता दें कपड़ा का पर्यायवाची शब्द धरित्री नहीं है। धरित्री धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अचला है, धरा है, मही है, रतनगर्भा है, क्षिति है, उर्वी है, भूमि है, पूर्वी है, धरणी है, वसुंधरा आदि। जबकि पट, वसंत तथा चीर कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। एक चीज कमेंट कीजिए कि आप लोग को जो है वीडियोस और वॉइस जो है एकदम प्रॉपर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जो लोग लाइव हैं जो है वो लोग लाइक करिए और जो है सब्सक्राइब भी करते चलिए। फैला अपने रवि का जाल है उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। हाथ को, किरण को, टैक्स को कि सूर्ण को। तो 58 का बिल्कुल जो है किरण को उपयुक्त जो है फैला जो है अपने रवि कर जाल जो है किरण होगा। और जो है इसके बारे में बता दें कि दी गई पंक्ति फैला अपने रवि कर जाल में प्रयुक्त कर शब्द जो है किरण व्यक्त करता है। कर एक अनेकार्थी शब्द है। इसके अन्य शब्द होंगे हाथ हो गया, सूड हो गया, टैक्स हो गया, आदि हो गया। इस पे जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में जो है स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा गया था, ये जाने रहिएगा। वो हम आपको करा चुके हैं। टो सीरीज में भी घटना चक्र की कराए हैं। और जो है किरण पब्लिकेशन की बुक तो काफी अच्छी है, उसकी प्रैक्टिस सेट आपकी चल ही रही है, 5 हो गई है। और छठी कल मॉर्निंग में 9 बजे कराई जाएगी। एक युग्म अशुद्ध है, अनुराग, विराग, अंत आदि, अस्त, निरस्त और अमावस्या और पूर्णिमा दिया हुआ है। तो इसका 59 का बिल्कुल अस्त और निरस्त बिल्कुल जो है सही होगा। आपका ये अशुद्ध है और बाकी अनुराग विराग सही है, अंत आदि सही है और अमावस्या पूर्णिमा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा, ये जाने रहिए। और अस्त निरस्त अशुद्ध युग्म है और इसका सही होगा अस्त का उदय होगा। ठीक है, जाने रहिए। अस्त का निरस्त नहीं होता है। जिसका इलाज ना हो सके, अकरणीय, असाध्य, अल्पायु या उपयुक्त में से एक से अधिक दिया हुआ है। ठीक है, तो 60 का जो है आपका बिल्कुल असाध्य होगा, जिसका इलाज ना हो सके। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा। जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके और जिसे सुना ना जा सके। तो इसके बारे में आपको बताना है, बिल्कुल सही, जिसे जाना ना जा सके ये होगा। और यूपी जीके की मैराथन क्लास कल 400 प्लस क्वेश्चन की करा दी गई है, प्लेलिस्ट पे पढ़िए, केवल 2 घंटे की है, देख डालिएगा आप लोग। और उसमें टोटल पीवाईक्यू पे आधारित जो है वो सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 2, 3, 4 और 5। इसके बारे में इतना डिटेल में पिछले प्रैक्टिस सेट में बता रखे हैं आप लोगों को। देखिए ये जो है आपका 5 प्रकार का होता है स्वर संधि। और इसके बारे में बता दें आपको हम कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार के जो है संधि होते हैं। नेक्स्ट दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव का क्या होगा, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और अव्ययीभाव समास। ये सारा है, ये सब के बारे में इतना डिटेल में प्रैक्टिस सेट में करा रखे हैं पीछे कि जो है आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को वाकई में जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप लोग हमें दीजिए जल्दी से। तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप लोग जल्दी आंसर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हों वो लोग जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। लाइक केवल 4 लोग लाइक किए, देखने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं। तो आप लोग जो है लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कितनी जो है कामचोरी करते हैं। अपना काम तो हम कर ही रहे हैं, इतने शिद्दत के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग जो है
एक छोटा-सा लाइक तक नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है? तो चलिए जो है ये क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए और 63 पढ़िए, 64 पढ़िए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए तो हम पानी पी लेते हैं। चलिए तो पूछा गया है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए, यथासंभव का पूछा गया है। तत्पुरुष है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है। तो इसका बिल्कुल सही अव्ययभाव समास होगा। देखिए अव्ययभाव समास वो होते हैं, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समस्त पद जो है अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दिया गया विनय चुसत ना हो पर है समझदार, यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, और वह मरणासत्र था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो इसका जो है कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है, तो ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा है पूछा गया है। तो रावण, राम, क्रोध या राम और रावण दोनों होगा। तो इसका जो है रावण होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण से हो वह काव्य का आलंबन भाव कहा जाता है। जैसे रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, तो इसमें रावण जो है आलंबन होगा। ठीक है। चलिए छोटा सा जो है और आपके लिए है नोटिफिकेशन है, यूपी कांस्टेबल एग्जाम का किरण पब्लिकेशन 5 सेट हो चुका है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और बाकी जो आपकी लगातार क्लासेस चल रही हैं इसको देख डालिएगा, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है। हमको तीनों प्रैक्टिस सेट में सबसे अच्छा यही लगा। और राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद दिया हुआ है। तो दोहा है, सोरठा है, चौपाई है कि रोला है। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला के बारे में काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं, कितने मात्रा होते हैं, क्या होता है, सब कुछ पहचानने के लिए पिछले प्रैक्टिस सेट में हम डिटेल में कराते हुए आए हैं। तो देखिए ये जो है चौपाई होगा, इसके बारे में बताते चलें, थोड़ा सा जान लीजिए कि ये चौपाई जो है सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और इस प्रकार पूरे छंद में कुल 64 मात्राएं होती हैं, ये जान लीजिए। एग्जाम्पल बताते चलें आपको कि मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ठीक है। और आप लोग पेपर देने जाने से पहले जो है एक मंत्र पढ़ के जाइएगा, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। ठीक है। तो ये बताइएगा कि ये जो है इसमें जो है आपका कौन सा जो है छंद है। चलिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो बताइए। देखिए 66 का चौपाई सही था, तो इसमें जो है 67 का यमक है, उत्प्रेक्षा है, अनुयुक्ति है, अनुप्रास है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही अनुप्रास होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये जाने रहिए। इसके बारे में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन फिर बता दें, जहाँ किसी पंक्ति में शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, जहाँ चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार की गई है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से देखिए अनुयुक्ति के बारे में शायद हम नहीं बताए हैं, अनुयुक्ति के बारे में आपको हम बताते चलें कि जब अप्रस्तुत में वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तो उसे अनुयुक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो आग आगे कौन हवाल। ठीक है, ये अनुयुक्ति का जो है एक एग्जाम्पल है। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है। शैव है, वेदांत है, मीमांसा है कि सांख्य है, ये दिया हुआ है। तो ये जो आपका शैव होगा, अवनी गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत जो है शैव है, और इसके बारे में पिछले सेट में बता चुके हैं। और बता दें, देखिए जो आचार्य भट्ट लोलक हैं उनका जो है दर्शन दार्शनिक मत होगा मीमांस दर्शन। श्री शंकुक का पूछेगा तो न्याय दर्शन, और भट्ट नायक का अगर पूछेगा तो सांख्य दर्शन, और अभिनव गुप्त का पूछेगा तो शैव दर्शन। आप इस पर टिक करके आएंगे। मूल रूप से लोकोक्तियां शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में और फारसी में। तो ये जो है आपका संस्कृत में मिलता है, ये जाने रहिएगा। ठीक है। और जो है इसके बारे में बता दें, मूल रूप से लोकोक्तियां शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यह लोगों द्वारा कहा गया कथन होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य या पूर्ण कथन होती हैं। और मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, और हिंदी में इसके लिए वाग्य धारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा गया है, हिंदी में जो है क्या लिखा जाता है, तो इसको वाग्य धारा लिखा जाता है, ये जाने रहेगा। गलती बिल्कुल आप करके नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्तियां का अर्थ क्या है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। जो है इसका होगा आपका थोड़े दिन का सुख,
चाँद बिल्कुल सही, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात थोड़े दिन का सुखी होगा, बिल्कुल 70 का ए सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल का विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर गिरियर्सन ने, मित्रबंधु ने कि गार्षा दत्त ताशी ने किया था? तो इसका जो है बिल्कुल डॉक्टर गिरियर्सन था। और देखिए रामचंद्र शुक्ल के बारे में पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत डिटेल बताए हैं और इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, सारे सेट में ये आने रहेगा। इसके बारे में काफ़ी डिटेल, इनका जन्म मृत्यु, इनकी जो है जितनी लेख वगैरह है सब हम बता चुके हैं, ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध भी हैं। देखिए निम्नलिखित गद्यावतरण के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश सॉल्व करने का आपका जो है सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन और आंसर पढ़िए और उसके बाद फिर ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद फिर गद्यांश पढ़िए, तो आपका काफ़ी अच्छे से ये सॉल्व हो जाता है। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के एक का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश या जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य के उस जाति में धार्मिक विचार, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र या राजनीतिक परिस्थिति का प्रतिबिंब मिला जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के 2 डैश ग्रंथ रत्न में जिनके विचारों में भारत की आंतरिक 3 डैश का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश के बाहरी विविधता और भारतीय 4 डैश के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वागम्य की 5 डैश एक है पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। ये थोड़ा अलग टाइप का है और इसका भी प्रैक्टिस आप लोग अवश्य करते चलिएगा। तो देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। एक की जगह पे क्या प्रयोग होगा ये पूछा गया है। इसमें जो है एक की जगह पे क्या पूरा होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, साहित्य, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और संस्कृति। देखिए एक की जगह पे आपका साहित्य प्रयोग होगा। साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है, तो इसका जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। सेकंड है रिक्त स्थान 2 की पूर्ति कीमती के पर्यायवाची शब्द से कीजिए, ठीक है। तो 73 का आपका जो है दुर्मूल्य दिया है, अतुल्य दिया है, अमूल्य दिया है, बहुमूल्य दिया है, तो अमूल्य ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान 3 की पूर्ति अनेकता के विलोम शब्द से कीजिए। तो देखिए दूसरे का आपको एक बार बताते चले हम, इसमें अमूल्य होगा, अमूल्य ग्रंथ रत्न हैं, ठीक है, साहित्य के अमूल्य ग्रंथ रत्न हैं, यहाँ पे होगा। तीसरे में जो है बताना है आपको क्या है, तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। एकाग्रता, एकता, समता और ममता। देखिए बहुत अच्छा गद्यांश है और इसका प्रैक्टिस आप लोग को करना ही करना है, ठीक है। तो 75 का आपका जो है 74 का आपका जो है होगा एकता, ठीक है। देखिए एकता, इसको जो है हम तीसरे नंबर पे रख के एक बार देख लेते हैं। देखिए जिनके विचारों से भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है, ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो वाहक है, वांगमुख है, वाग्मय है कि वाग वैभव दिया हुआ है। तो 75 का जो है वागम्य होगा। तो इसमें रख के देखते हैं हम लोग कि देखिए वागम्य एक है पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो ये रहा आपका हिंदी और जीके का क्वेश्चन था टोटल। और बताते चले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग के लिए है। घटना चक्र की टो सीरीज जो है करा दी गई है पूरी की 10 के 10 सेट और विथ एक्सप्रेशन के साथ, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ना चूकिएगा अगर यूपीपी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो। और साथ ही साथ संगठन संस्थान जो है एक प्रश्न इससे आता ही आता है, इसके ऊपर जो है हम पूरा बनाए हैं डिटेल, और ज़्यादा नहीं, ये 7 मिनट की ही वीडियो है जिसमें संगठन और संस्थान आपको रटवा दिए हैं। नेक्स्ट आपको एक नोटिफिकेशन और है, उत्तर प्रदेश बजट पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं करीबन 30 प्लस क्वेश्चंस जो हम कराए हैं और जो कि मात्र 10 मिनट में रटवा दिए हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये भी जो है यूपीजीके के प्लेलिस्ट में है। और जो है बस इतना ही था। तो आपका जो है ये यूथ की प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका चल रहा था 8 था, आज जो है यूथ का आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। अब किरण की प्रैक्टिस सेट जो है प्रॉपर चलेगी, पीवाईक्यू चलेगी, साथ ही साथ हिंदी की मैराथन क्लासेस, अब सबकी मैराथन क्लासेस ली जाएगी, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से हम तैयार करा दिए हैं। और जिस आप लोग की जो डिमांड्स कुछ है प्रैक्टिस सेट की, उसको अवश्य पूरा किया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। जिनकी जो डिमांड हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको और किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है। तो और जो है फिर मिलते हैं 4:30 बजे करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।